आज 77वें स्वतंत्र दिवस पे और अमृतकाल का आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग इंडियन ऑयल विजन स्टेटमेंट से वाकिफ होंगे। आप सबको आइडिया ही होगा कि इंडियन ऑयल का जो विजन स्टेटमेंट है वो 4 मूल बातों पे आधारित था। हमारे यहाँ कई सारे बोर्ड लगे हैं, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूंगा। जो हमारा 4 मेन जो मूल चीज़ थी वो था केयर, इनोवेशन, पैशन और ट्रस्ट। ये 4 आधारत पे हम लोग इंडियन ऑयल जो है काम करती थी। अभी रिसेंटली पिछले महीने चेयरमैन ने एक और नया डिसीजन लिया कि ये तो इंडियन ऑयल का अपना विजन हो गया, हम हमारे देश से कैसे जुड़ेंगे। तो उन्होंने जो इस हमारे कोर 4 वैल्यू में ये सोसाइटी पहला पब्लिक सेक्टर एक इंडियन ऑयल है जिसने नेशन फर्स्ट को अपने कोर वैल्यू में ऐड कर दिया। आज हम लोग की जो कोर वैल्यू है उसको उन्होंने सबसे ऊपर जो रखा है वो नेशन फर्स्ट, मतलब देश प्रथम। उसके बाद में हमारे 4 वैल्यूज हैं, बिकॉज ये जो हमारी 4 वैल्यूज जो थी वो हमारे बिजनेस के आधारित थी, लेकिन देश उसी के सहारे है तो हमें उस देश के साथ में सिंक करना है। इसीलिए अगर आप देखेंगे हमेशा से इंडियन ऑयल की पॉलिसीज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में हमेशा सिंक रही है। किसी भी देश के लिए जो है एनर्जी सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप सब लोग फौजी लोग हैं, आप लोग को तो 71 की वार की शायद याद होगा कि पहले जो है इंडियन ऑयल बहुत छोटी थी जब स्टार्ट हुई थी 64 में, लेकिन जो 71 का लड़ाई हुई थी तब देश में मोबिल और एक्सॉन थी, कुछ पार्ट आईबीपी के थे। ये सब बेसिकली ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज थे। तो जब JNK में हम लोग को तेल सप्लाई करना था एयरफोर्स को खास करके, तब ये सब लोग जो हैं पीछे हट गए थे। तब देश को रियलाइज़ हुआ कि एनर्जी सेक्टर जो है, जब उस पीरियड में इंडियन ऑयल काफ़ी छोटे इसमें थी, इन लोगों ने बिल्कुल जो है मतलब एक तरह से बोलूँगा गद्दारी की। तब जाके उस ज़माने की जो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी जी, उन्होंने डिसीजन लिया कि ये जो हमारी ऑयल कंपनीज़ हैं इसको हम नेशनलाइज कर दें, और उसी से जो है दूसरी 2 कंपनियों का HPC और BPC का जन्म हुआ है। अगर आप एनर्जी सेक्टर का कोर वैल्यू देखें तो देखो तीनों में नाम जो है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो आप इससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर जो है वो देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और 71 की लड़ाई में उस चीज़ को एक तरह से बिल्कुल साबित हो गया था। एक तो ऑयल सेक्टर है, साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे हमारे जो दूसरे साथी PSUs हैं वो भी इनडायरेक्टली एनर्जी देते हैं, या आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली एनर्जी है। जैसे हमारे NTPC है, पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है। हम लोग एक अल्टीमेटली सब कुछ निकलता धरती से ही है, चाहे वो तेल हो चाहे वो कोल हो, निकलता सब धरती से ही है। बट ये एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इंडिया के एनर्जी सेक्टर पे। 80 के बाद में 1980 के बाद में 80 तक तो देश में जो एनर्जी का जो कंजम्पशन जो था वो एक नॉर्मल इसमें था। ज़्यादा जितना हमारा उत्पादन था उतना हम लोग कंज्यूम करते थे, इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं करी थी। लेकिन 80 के बाद में एकदम ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ग्रोथ हमारी काफ़ी फास्ट होने लगी। जब फास्ट होने लगी, आज के डेट में भी मैं आपको बताऊं, आप सब लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग जो है ना 80% जो है इंपोर्ट करते हैं। हमारा आज भी जितना तेल जो आ रहा है वो इंपोर्ट कर रहा है। कई सारी गलतियां हो जाती हैं, कभी कुछ फंड्स के वजह से, कभी कोई लॉन्ग लोगों का विजन नहीं होता है। हम लोग जो है पूरा आधारित रहे ONGC बॉम्बे हाई, शायद आप सब लोग ने सुना होगा। कुछ आसाम में कुछ ऑयल कंपनी हमारी थी जो ड्रिलिंग करती हैं, बाकी बचा बॉम्बे हाई। एक बॉम्बे हाई के सहारे जो आज भी बॉम्बे हाई से तेल निकल रहा है, बट हम लोग जो है उसके सहारे इतने होते गए कि 1980 के बाद में उनका प्रोडक्शन तो सीमित रहा, कि हर चीज़ का प्रोडक्शन का एक लेवल होता है, वो सीमित रहते गया, और एनर्जी का हमारा जो कंजम्पशन है वो कई गुना मैनीफोल्ड बढ़ते गया। उसका अगर खमियाजा अगर आप देखेंगे तो जो हमारे 99 और 2000 के बीच का, 90 से 2000 के बीच में जो हमारी जो आज भी हम उस चीज़ को भुगत रहे हैं
जिसको बजट का डेफिसिट बोलते हैं, वो 20 साल पुराना जो डेफिसिट है शायद आज भी हम उस चीज़ को कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग को इतना इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारा जितना देश की जितनी एक तरह से जो बचत है वो सब उसमें चली जाती है। और एक चीज़ मैं यार उसमें ऐड करना चाहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण जो है इसी 2000 के बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आ गया, जिसमें सब हमारे मोबाइल, लैपटॉप्स, पीसीज, आप सब लोग को बड़ा मज़ा आता होगा सुन के कि भाई यार लैपटॉप्स है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट जैसे हमारा देश खोखला इस वजह से हो रहा था डेफिसिट को इंपोर्ट में, सेम चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके है। आज भी हमारा देश जो है करीब 70,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। और आप सब लोग को आइडिया है कि जो भी इंपोर्ट करते हैं वो किस पे करते हैं, डॉलर्स पे करते हैं। डॉलर्स अमेरिका का है, उसके लिए हमें उतनी पर्याप्त मात्रा में गोल्ड होना चाहिए। इसी सब इकोनॉमिक्स को देखते देखते आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक विजन आया और उन्होंने जो नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत। शुरू में जब आत्मनिर्भर भारत का 2014 या 15 में जब ये नारा आया था तो शायद कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। और आपको अगर मैं जो 2014 के पहले या 2015-16 तक लेके जाऊंगा तो आपको याद होगा कि रक्षाबंधन की जो हमारी ये आती है वो भी जो है हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। वो हालत जो है हम लोग ने अपने आप को बना के रखी थी, जबकि सब टैलेंट जो है हिंदुस्तान में अवेलेबल था। अब देखिए इन आत्मनिर्भर भारत का 10 साल भी नहीं हुए नारा देके, और आज जो है हम ही लोगों का जो टैलेंट था, इंडियन टैलेंट था, किस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया गवर्नमेंट ने कि आज हम लोग जो है हवाई जहाज जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक अपना ही जैसा पब्लिक सेक्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आज उसके थ्रू हम लोग हवाई, कभी सपने में सोचा था कि हम लोग हवाई जहाज देंगे। अभी परसों इंडिया का बनाया हुआ ड्रोन वो हो गया, अभी उसके भी ऑर्डर्स मिलना चालू हो गए। एक तो हमारा वो अपना ड्रोन है, प्लस उसको भी हम लोग जो है एक्सपोर्ट करेंगे। सोचिए कि जिस 6-7 साल के इसमें मतलब ये क्या था कि इनहेरेंट टैलेंट जो है हम भारतीयों में था, सिर्फ हमें उस चीज़ को पहचानना था। जैसे कहते हैं ना हनुमान की शक्ति जो थी, हनुमान को खुद को नहीं पता था कि मेरे पास मेरी कितनी शक्ति है। तो वैसे ही जो है गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की शक्ति को पहचाना और उस चीज़ को फिर हमारे सब इंजीनियर्स हैं भाई, हमारे इंजीनियर जब जाके नासा में काम कर सकते हैं। आज भी अगर आपको जो हमारे पढ़ते रहते हैं उनको आइडिया होगा, दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है करीब 20, अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, उस सबका जो CEO है या सबका जो चेयरमैन है वो भारतीय है। ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका जो सबसे बड़ी है उसका चेयरमैन हिंदुस्तानी नहीं है। तो ये सब हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। इससे क्या निकलता है कि टैलेंट है हमारे पास में, सिर्फ उस टैलेंट को एक दिशा देना है और एक सहूलियत देना है, अपने आप टैलेंट जो है उसमें निखर के आ जाता है। अपने प्लांट की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 साल में भी है मेरी जो कानपुर की टीम है, आप देखे होंगे हम लोगों ने काफ़ी प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। जैसे देश जो है रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, पोर्ट सब बढ़ा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने प्लांट को क्यों नहीं बढ़ाएं। तो आपने देखा होगा कि चाहे वो पार्किंग हो, लाइट्स हो, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ जैसा लगा, क्योंकि हर इक्विपमेंट का एक समय सीमा होती है, उसकी एक उम्र होती है। काफ़ी इक्विपमेंट जो है पुराने हो गए थे, 30-35 साल हो गए थे, तो हमने सोचा कि चल इन सबको डेवलप कर दें। तो हमारी जो पूरी टीम है हमारी, इन्होंने फायर इंजन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मुझे लगता है हॉट एंड स्पीयर छोड़ के और कोरोजल, क्योंकि कोरोजल सब नए हैं, इन दो को छोड़ के करीब हम लोगों ने सभी चीज़ बदल दी है। अभी एक और 2-3 हम लोग को अप्रूवल मिल गए हैं, तो इस साल आप लोग और प्लांट का रंग रक्षा जो है ना चेंज बिल्कुल दिखाई देगा। एक अभी जो पेवर ब्लॉक जो आप लोग पूरे प्लांटों में सरिया, हर जगह सरिया दिखाई दे रहा है, निकला हुआ है ना, तो करीब 3-3.5 करोड़ का पूरे प्लांट में पेवर ब्लॉक बिछा दिया जाएगा। और कुछ लाइटों की कमी थी, वो लाइटों का भी अप्रूवल मिल गया, तो 4-5 जो है ना हाई मास्ट लाइट्स जो हैं वो भी हम लोगों को मिल जाएगी। तो ठीक है, देश के साथ देश डेवलप कर रहा है, हमें भी डेवलप करना है। चैलेंजेस हर समय थे, जब एक कंपनी बनी थी तब फॉरेन कंपनीज से चैलेंजेस थे। आज के डेट में ऐसा नहीं कि आज चैलेंज नहीं है,
लेकिन गवर्नमेंट ने चैलेंज के साथ साथ, क्योंकि मैंने कहा शुरू में कि इंडियन ऑयल का सिंक विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा से रहा है। गवर्नमेंट को रियलाइज होने लगा कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो गवर्नमेंट ने क्या करना चालू कर दिया, अब हमने इमीडिएटली ऑयल से शिफ्ट कर दिया अपने आप को हाइड्रोजन पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। अब इंडियन ऑयल जो है सबसे ज़्यादा काम जो है वो हाइड्रोजन पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कर रही है। और देखिए, जो समय के साथ नहीं बदलता है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन का एक कोट है, वो जियो पॉलिटिकल चीज़ को लेके था, उसको मैं अगर हमारे इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करूं तो चीज़ वही निकल के आती है कि दोज मैन हैज नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, मैन हैज नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। और इसी चीज़ को चाणक्य ने बोला है कि जिसने इतिहास से नहीं सीखा है वो इतिहास बन जाता है। अगर इसमें अगर मैं आपको कंपनी का नाम लूँ, सब लोगों ने नोकिया का फ़ोन यूज़ किया होगा, सब लोग पहले कैमरा इसकी कोडक की फिल्म यूज़ करते थे, ये दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में से था। आज क्या है, नामो निशान नहीं है। तो इस चीज़ को इंडियन ऑयल ने भी रियलाइज़ किया कि हम अगर समय के साथ नहीं चेंज होंगे तो हम लोग जो है अभी हाइड्रोजन में चले गए, ईवी व्हीकल में चले गए और काफ़ी अच्छे मात्रा में गए। जैसे ही हाइड्रोजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, चांसेस है कि हम लोग 2026-27 तक अच्छा खासा हाइड्रोजन लेवल पे आ जाएंगे। तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, ये सब हमारा जो इम्पोर्ट बिल जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये हमारे लिए, हम लोग खास करके हमारे वाले जो एज में है, आप सब लोग जिस एज में है, हमने वो बैलगाड़ी भी देखी है, टांगा इक्का भी देखा है, और अब इतना एडवांस सिस्टम जो है, हम लोग इस देश के दोनों रूप को देखने के लिए हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, हमारे जितने क्रांतिकारी थे, शहीद थे, अनसंग हीरोज जो थे, जो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों पे दर्ज नहीं हो पाए, तो उन सबको नमन करते हुए एक बार फिर बोलूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।